जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 9th क्लास के पहले अध्याय यानी कि संख्या पद्धति को, और इसको हम वन शॉट के माध्यम से एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है ना, इसकी सारी प्रश्नावली को हम एक ही वीडियो में निपटा देंगे और ऐसे ही करके हम इस मैथ को यानी कि इस 9th क्लास की NCERT को भी वन शॉट के माध्यम से पूरा खत्म कर देंगे आपके एग्जाम्स आने से पहले। तो अगर आपने पहले से इसको पढ़ लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, आपका रिवीजन बड़ा खतरनाक होने वाला है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है, फिर आपका कॉन्सेप्ट ही बड़े अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैंने इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको बड़ा ही मज़े आने वाला है। ऐसा कोर्स आपको पेड कोर्स के माध्यम से भी नहीं मिलने वाला है जो हम यूट्यूब पे आपको फ्री में देने वाले हैं। ठीक है ना, तो इन सुविधाओं को थोड़ा कम हो सकती हैं पर कॉन्सेप्ट बड़ा दमदार है, तो उनको देखते हुए वीडियो में पूरे बने रहना दोस्त। और वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक भी करना, पर अभी नहीं, बाद में। पहले शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले क्या देखना है? प्राकृतिक संख्याएं देखनी है। क्या देखना है? प्राकृतिक संख्याएं देखनी है, यानी कि नेचुरल नंबर्स देखने हैं। मैं आप लोगों को एक बात पहले बता देता हूँ कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और इनको साथ में नोट करते जाना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो इनको इंग्लिश में भी याद रखने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं और इनको हिंदी में याद रखने की जरूर ही कोशिश करना, क्योंकि ये आपको आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे थे प्राकृतिक संख्याएं। क्या देख रहे थे? प्राकृतिक संख्याएं। अब इनका नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये हमको प्रकृति से मिली है। किससे मिली है? प्रकृति से मिली है। उनको हम क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि हमको ये नहीं पता कि ये किसने दी है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं पहले से हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग हैं। जैसे रोमन में रोमन संख्याएं चलती हैं, फिर हमारे हिंदी में अली में अलग लिखते हैं। आपने देखा होगा, अपने पापा मम्मी को जो भी हैं वो अलग तरीके से गिनती बनाते हैं, वो आपको नहीं आती होंगी समझ में। वो हमारी इंडियन गिनती है, मतलब हमारे पूर्वजों के पास जो लिखी रहती थी वो है। उसके बाद हम देखते थे फिर इंग्लिश वाली, जो पहले से ही चल रही हैं, जो अभी हम पढ़ते हैं वो कैसी होती हैं? इंग्लिश वाली होती हैं। जो हमें प्रकृति से मिली उनको हमने बोल दिया प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि देखो क्या है, हम बात करेंगे सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसी सारी संख्याएं जो क्या है प्रकृति से हमको मिली हुई हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखो क्या हुआ कि समय के साथ ये गिनती तो हमारे पास थी, सारी गिनतियां हमारे पास थी, पर क्या हुआ, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में संस्कृत में गिनतियां होती थी। मतलब कुछ लोग, कुछ ग्रंथ आप देखोगे, जैसे आर्यभट्टम की अपनी पुस्तक पढ़ी होंगी, उनमें क्या है कि उन्होंने श्लोकों में लिखा हुआ है, यानी कि गिनतियां उनके पास थी पर उनके पास सिंबल नहीं थे। क्या नहीं थे? सिंबल नहीं थे। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि जीरो की खोज भारत में हुई, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस अंक की खोज यहाँ हुई, इस अंक की खोज यहाँ हुई। ये पहले से थे, अंक पहले से थे। पर जैसे आपने ये मीम चलता था, अभी चलता है कि पता नहीं, ऐसे पहले पहले लोग पूछते थे कि अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है तो रावण के 10 शीशों की गिनती किसने की? तो भाई उनके पास लिखने को जीरो नहीं था, 10 उनको पता था कि 10 है। ठीक है ना, उनके पास जीरो सिंबल नहीं था। तो ऐसे समय के साथ इस सिंबल की खोज हुई, जिसकी खोज हमारे भारत में हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। तो जब इन प्राकृतिक संख्याओं में इन प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को जोड़ दिया जाता है तो उनको हम क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं, क्योंकि ये पूरी हो जाती हैं। इनमें जीरो की कमी थी, ये पूर्ण हो गई, तो उनको क्या बोल दिया हमने? पूर्ण संख्याएं बोल दिया। जैसे कि 0, फिर 1, 2, 3, 4 ये चलेंगी। मतलब कि ये रहेगा, जब आपसे पूछा जाए, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सत्य या असत्य, तो आप क्या बोलोगे कि ये भैया सत्य हो जाएगा। कैसे? कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं, तो ये सत्य है। पर अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, इसमें देखेंगे पूर्णांकों के बारे में। देखो पूर्णांक क्या है? इनको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, जैसे प्राकृतिक संख्या थी, इसको नेचुरल नंबर बोल रहे थे अपन, और एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसका पहला वर्ड एन है। फिर हमने पूर्ण संख्या देखी जिसको होल नंबर्स बोल रहे थे, और उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पहला लेटर जो है डब्ल्यू है। पर यहाँ पे पूर्णांकों को इंटीजर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंटीजर्स बोल रहे हैं, पर रिप्रेजेंट जो है वो जेड से कर रहे हैं। किससे? जेड से। तो इसी में क्या हुआ कि एक शब्द है हमारे पास जहलीन, आपके मैथ में भी दिया है जहलीन। जैसे कि जहलीन मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे कि यहां पे लिखा होता है ZAHLEN,
ठीक है ना। ये एक जर्मन शब्द है, क्या है, जर्मन शब्द है। जब आप अपनी एनसीईआरटी में भी चैप्टर शुरू करेंगे तभी आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, जेहलीन शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब अगर अपन निकालेंगे तो इसका मतलब होता है गिनना। क्या होता है, गिनना। तो जेहलीन बोला जाता था, जेहलीन से ही हमने क्या लिया है, जेट। लेकिन इसको इंडियन अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अपन को ये याद नहीं रखना है, बस अपन को ये याद रखना है कि इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। बट इसको बोलते क्या है, इंटीजर्स बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। अब बात कर लेते हैं इसके आगे कि पूर्णांकों में आएगा कि, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, ये ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं, बस आपको इसमें याद ये रखना है कि पूर्णांक क्या होंगे। देखो समय के साथ क्या हुआ कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं आ गई, जीरो भी आ गया। पर कभी कभी उन लोगों को ऐसा लगा कि जब हमको जीरो से छोटा कुछ लिखना है, जीरो से भी छोटा कुछ लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि माइनस नंबर वाले, जो आप नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, उसमें जो माइनस वाले नंबर होते हैं उन नंबर को जोड़ दिया, और उनको जोड़ा तो उनको बोल दिया उन्होंने पूर्णांक। क्या बोल दिया, पूर्णांक। ठीक है ना। तो जैसे अपन यहाँ पर शुरू कर देंगे, ये -4, -3, -2, -1, फिर आएगा जीरो, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, मतलब इधर भी अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा, बीच में जीरो आएगा। ठीक है ना। ये जीरो से छोटी हैं, ये जीरो से बड़ी संख्याएं हैं, इनको हम बोल देते हैं पूर्णांक। तो आप पूर्णांक समझ गए। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। किसकी, परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स, इंग्लिश मीडियम वाले इनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर बड़े मज़ेदार होते हैं कि जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, p/q के फॉर्म में लिख सकें, पर इनकी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको परिभाषा तो समझ लिया आपने कि वे संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और इनका q जो है यानी कि हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। पर ये समझो कि ये p/q क्या है, p/q एक दरअसल अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। आप समझने की कोशिश करना कि आपको पूर्णांक दिख रहे हैं, ये पूर्णांक क्या है, पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जहाँ पे जिसको आप अलग समझ लेना, या फिर मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे इसको लिख दें, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पे 2 लिख दें, तो पूछेगा कि ये 2 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि एक हमेशा रहता है। जब भी कोई भी पूर्णांक आपको दिखे तो उसके नीचे एक हमेशा रहेगा, यानी कि वो संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे 2 लिख सकते हो आप, अगर -2 भी आ गया तो वो भी लिख सकते हो, -1, -4 भी लिख सकते हो। दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें लिखी जा सकती हैं, जैसे 3 लिख दूं मैं, तो ये दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें क्या आ जाएंगी, पूर्णांकों में आ जाएंगी। इसके अलावा भी कोई भी संख्या अगर आपको दिमाग में आ रही होगी वो आ जाएगी, सिर्फ रूट वाली संख्या को छोड़ के। जैसे अपन पाई का मान लिख सकते हैं 22/7, ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, ये p है, q है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जीरो के बराबर नहीं है, ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना। इस तरह की सारी संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करेंगे हम अपरिमेय संख्याओं की। इन रैशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सीधा सी एक लाइन याद रखो कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपन को बस इसी लाइन से काम चल जाएगा। अगर आप इसकी परिभाषा भी चाहते हैं तो परिभाषा भी लिख, वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पर हमको ये नहीं लिखना है, अपन को सिर्फ एक ही लाइन याद रखना कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब कौन सी वाली संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं है, आप तो बोल रहे थे कि ये सारी संख्याएं परिमेय हैं, इनके अलावा भी कुछ बचा है, तो इनके अलावा भी संख्याएं बची हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं रूट वाली संख्या। जैसे कि रूट के अंदर 2 है, जो संख्या है जो रूट के अंदर सही तरीके से बाहर नहीं निकले। अगर आपसे पूछा जाए कि √2 और √4 इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आप बोलेंगे √2। √4 नहीं है, क्योंकि 4 को हम खोल सकते हैं 2 × 2 ऐसा करके, यानी कि 2 आ जाएगा बाहर। तो ये तो एक पूर्णांक बन गया। पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो इसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें 2 लिख देंगे। आप चाहे तो √3 लिख सकते हैं, आप चाहे तो √5 लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो यार,
आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू तो आपने परिमेय संख्या में लिख दी और पाई को आप अपरिमेय संख्या में लिख रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं है। आप देखो नन्हे मन्ने बच्चे हैं हम लोग, तो नन्हे मन्ने बच्चे होने की वजह से हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए पाई का एक ऐसा मान दे दिया जिससे सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाते। पर ये इसका करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अगर इन चीज़ों को समझना है आपको तो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी, मिस्ट्री ऑफ पाई, हमने ही बनाया है, आपको मेरे फोटो के साथ उसमें थंबनेल मिल जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप भाग से जाके उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में जाएगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पाई आया कहाँ से, पाई को हम मैथ में यूज़ क्यों करते हैं, पाई किस लिए यूज़ होता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उस वीडियो से, ठीक है। तो ये पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और पाई की जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है, आप समझ गए। आप समझते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तो रियल नंबर उनको कहते हैं, वास्तविक संख्याएं वो उनको कहती हैं जो वास्तव में संख्याएं हैं, यानी कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो वास्तव में हैं, तो वो सारी संख्याएं क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। कैसे करेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर सारी संख्याएं आ जाएंगी, ये वाली भी आ जाएंगी, ये वाली भी आ जाएंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी, उनको हम बोलेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अपन अब चलते हैं तुरंत से अपने क्वेश्चन के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट अब, ठीक है ना, आप लोगों को जो है क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और मुझे इस वाली बुक के अंदर क्वेश्चन दिखेगा, तो मैं यहाँ से सुनाऊंगा आप लोगों को और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, बस वीडियो में बने रहना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखने वाले हैं हम, क्या देखने वाले हैं, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते वाले हैं। इसमें क्या दिया है, हमको बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। अब पहला वाला कथन उन्होंने अपन से बोला है, उसको देख लेते हैं। पहला वाला कथन बोल रहे हैं वो कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस वाले को तो अपन ने कर ही पीछे ही कर लिया ना, इस वाले को हमने कैसा बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब वो एक बार बताओ कि पूर्ण संख्या जिनमें 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी इनमें, 1 2 3 ऐसी संख्याएं आ रही थी। बात समझ गए आप, ऐसी संख्याएं आ रही थी, ठीक है ना। पर इन्होंने बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या? आप लोग बता सकते हैं, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 0 एक्स्ट्रा आ रहा है ना भाई, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसमें 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता, यानी कि इस वाले को हम बोल देंगे कि ये गलत है। आगे चलेंगे, क्या चलेंगे आगे। फिर बोला है उन्होंने अपन से कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि माइनस वाली संख्या है, -2 देखा था अपन ने, ये परिमेय संख्या थी। 0, अब 0 को क्लियर कर लेते हैं। देखो 0 के पीछे भी 1 होता है। अब उन्होंने बोला क्या था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पर उन्होंने ये नहीं बोला कि p 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो अपना तो p 0 के बराबर है, q थोड़ी 0 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि 0 भी जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी, और 2 अगर अपन देख लेंगे प्लस वाली तो वो भी हो जाएगी। सारी संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने हमको दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या बोला उन्होंने, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पहले ऐसे में पूछ लिया, अब ऐसे में पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने पूछा कि भैया प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है क्या, तो अपन ने बोल दिया होती है। अब पूछ रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो अब मुझे अब एक बात बताओ, हम क्या बोलने वाले हैं। देखो अब हम एक संख्या ले सकते हैं, क्या संख्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 3/5। अब 3/5 जो है वो p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये परिमेय तो है, क्या है, परिमेय है, पर ये क्या नहीं है, अपरिमेय। परिमेय तो है पर ये पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है।
पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत प्रसार का आ रहा है, तो ये किस में आएगी? पूर्णांक में नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी कि ये पूर्णांक तो नहीं है पर परिमेय है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है? असत्य है। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। वेरी गुड, समझ गए आप। तो इस वाले को अच्छे से कर लिया आपने। अब अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 2 के ऊपर। उदाहरण नंबर 2 में हमको क्या बोल रहा है वो? उदाहरण नंबर दो में बोल रहा है वो हमसे कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालिए। 1 और 2, एक संख्या दी है 1 और दूसरी संख्या उन्होंने हमको दी है 2। इनके बीच में उन्होंने बोला है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए। क्या निकालिए? परिमेय संख्या निकालिए। अब एक बात हमेशा याद रखना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हैं। इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। पर अभी हमको क्या सॉल्व करना है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको बताते हैं कि जैसे इसको अपन ने a मान लिया, इसको a मानेंगे, इस वाले को b मानेंगे, तो a प्लस b करो और इंटू में 2 कर दो, मतलब अपॉन में 2 कर दो, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर ऐसे करते चले जाओ। पर ये टफ होता है कब? जब बड़ी संख्याएं होती हैं। तो इसको ना करके हम दूसरी विधि पे चलेंगे। कैसी? कि सबसे पहले तो इनका हर देखो क्या है। इस वाले में 1 हर है और इस वाले में भी 1 हर है। क्या है? 1 हर है। तो इनका हर सेम कर लो। तो इस वाले का सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले का क्या है? सेम है। पर हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 संख्याएं निकालनी है। तो इसको हम 6 बना देंगे। हर को क्या बना देंगे? 6। ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे, नीचे भी 6 का गुणा करेंगे, यहां भी 6 का और यहां भी 6 का गुणा कर देंगे। तो अपन को मिलने वाला है 6/6 और यहां पे मिलने वाला है 12/6। ठीक है ना। तो इसी रूप में है, कोई चेंज हमने नहीं किया। अब आराम से आप 6 से 12 तक के बीच में 5 संख्याएं उठा के लिख दो। कैसे लिखोगे? यहां लिखना 7/6, फिर लिखना 8/6, फिर लिख दोगे आप 9/6, फिर लिख दोगे आप 10/6। कितनी हो गई? 4। फिर लिख दोगे आप 11/6। हो गई 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं हो गई? 5 संख्याएं हो गई। इनको सॉल्व करके आंसर हो जाएगा आपका। 7/6 नहीं कटेगी, ऐसी रहेगी। इसको काट दो, 4 3 आ जाएगा, यानी ऊपर 4 नीचे 3, 3 यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ से काट दो, तितर के 9, 3 दूनी 6, तो ये मिलेगा 3/2, ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 3, तो ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा 3 और ये 11/6। ये सारी संख्याएं आपकी इनके बीच की परिमेय संख्याएं आ गई। इस वाले को आसानी से नोट कर लो। अपन क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर 1 जैसा ही हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 4। तो इस वाले को भी सॉल्व कर लेना। आप कर लोगे या मैं करवाऊं? तो आपको करवा देता हूं। देखो जैसे उन्होंने बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ बताइए। जैसे पहला वाला उन्होंने दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या में आती है, उसमें 0 नहीं आती, बाकी सब आती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये वाला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा आपका। फिर आगे बात करेंगे तो ये मिलेगा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाले नहीं आते और पूर्णांक में माइनस वाले अंक भी आते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक वो परिमेय संख्या होता है, पर प्रत्येक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण में माइनस वाले नहीं आते और परिमेय संख्या के अंदर जो माइनस वाले अंक हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि पहला वाला सत्य हो जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप देख लेना 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमको, क्या बोला है? 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है हमको? 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 6। तो पहले इनका बेस देखेंगे, मतलब कि हर देखेंगे, और हर देखने के बाद आप क्या कर देंगे? जैसे अपन को 6 निकालना है तो 7 से गुणा कर दो। तो 3/1, सॉरी जल्दी में ऐसा हो गया, 7/1
7 से गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा 7×21/7। फिर दूसरी वाले यानी कि 4/1 में गुणा करेंगे 7 से ऊपर 7 से नीचे तो मिलेगा 28/7। अब एक बात बताओ, 21 से 28 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो लिख दो। 21 से 28 के बीच में क्या आ रही है? 22 आएगी, फिर 23 आएगी, फिर 24 आएगी, फिर 25 आएगी। 25 अपनी कितनी थी? 6 निकालनी थी, हो गई। फिर आप निकालना 26/7, फिर निकालना 27/7। ये सारी संख्याएं आपकी क्या हो गई? क्या हो गई? ये संख्याएं आपकी आ गई परिमेय संख्याएं जो 3 और 4 के बीच में हैं। इसी तरह से आप कर सकते हैं तीसरा वाला कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो इसमें हर समान है, ऊपर नीचे क्या निकालना है? अपने 5 परिमेय संख्या निकालनी है, यानी कि 6 से गुणा कर देंगे और उनके बीच की संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन की 1 परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में करवा दिया है कि 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है, और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाले का आंसर हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। तो इसको लिख लो, अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझने वाले हैं वास्तविक संख्याओं को। किसको समझने वाले हैं? वास्तविक संख्या में 2 चीजें और समझेंगे कि ये परिमेय अपरिमेय आपको पता है, पर परिमेय दशमलव प्रसार और अपरिमेय दशमलव प्रसार को हम समझने वाले हैं। सबसे ज्यादा अपन को समझना पड़ेगा इस परिमेय दशमलव प्रसार को। किसको? परिमेय दशमलव प्रसार को। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तरह के दशमलव प्रसार हो जाएंगे, एक शांत यानी कि टर्मिनेटिंग और एक हो जाएगा अशांत आवृत्ति यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग। देखो समझने की कोशिश करना, कुछ है नहीं। अब जब कोई संख्या में आप किसी संख्या से भाग देंगे और वो संख्या आगे जाके खत्म हो जाएगी दशमलव के बाद, तो उसको बोल देंगे हम शांत दशमलव। और वो संख्या जब खत्म नहीं होगी, लगातार चली जाएगी, तो उसको बोल देंगे हम अशांत। अब समझने की कोशिश करना कैसे? जैसे मैं इसमें एक संख्या ले लेता हूं, मैं संख्या ले लेता हूं क्या? 1/2 उदाहरण के रूप में 1/2 संख्या ली मैंने। अब मैं 2 का 1 में भाग दूंगा तो संख्या जाएगी नहीं, यानी कि मैं लगाऊंगा 0 और उसके बाद दशमलव और यहां पे लगा दूंगा दशमलव। अब ये कितनी हो गई? 10। काट दूं इसको, कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 ये अपनी संख्या आ गई। इसी तरह से आप ले सकते हैं 1/4 ले लो। 1/4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव आएगा, 0 बढ़ेगी, 2 बार काट दो 8 आएगा, फिर कितना बचेगा? 2, फिर 0 बढ़ जाएगी, उधर कितना हो जाएगा दशमलव के बाद से हिसाब से? 20, और फिर कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 0.25 ये वाली संख्या आपको मिलेगी। पर जब मैं ऐसी संख्या ले लूं कि 1/3 ले लूं, मैं 1/3 ले लूं, तो क्या होगा कि मैं 3 का 1 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। मतलब कि 1 में भाग जाएगा नहीं, तो इसको 10 मान लेंगे अपन। क्या मान लेंगे? 10 मान लेंगे। इनमें 0 हटा देना जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 10 मान लेंगे, क्योंकि हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं। हम तो x भी मान लेते हैं और gf भी मान लेते हैं, सब मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मानेंगे, क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 3 का भाग ऐसा दो कि 10 से ज़्यादा नहीं जाए, मतलब कि 3 बार जाएगा, यानी कि 9 आएगा, तो तौर के 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 मानेंगे, फिर 3 का भाग देंगे, यानी कि 3 आएगा, फिर 1 बचेगा, 10 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। जैसे देखो करके दिखाता हूँ। 1 में भाग देना है 3 का, अब भाग जा नहीं रहा तो मैंने लिख दिया दशमलव। ठीक है ना, यहाँ 0 बढ़ा दी और फिर मैंने दिया कितनी बार? 3 बार, तो यहाँ 9 बच गया, फिर 1 आएगा, फिर कितना बचेगा? यहाँ पे आ गया, फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 1 और बढ़ा दूंगा, यानी कि 10, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा। ऐसा चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको बोल देंगे हम क्या? अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा? जो रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा जब वो चलती रहेगी। ये डॉट दिख रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि ये चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत और ये हो जाएगा शांत। इस अशांत अनावृत्ति को बाद में समझेंगे, इसकी जरूरत अपन को अभी नहीं पड़ेगी। तो अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर
और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को अपन अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट बना लेंगे अपने पेपर में, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। 3 एग्जाम्पल अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज करता है, क्योंकि थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, अपन ने ऐसा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। तो उसको शुरू करते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। आप समझना, ये क्या होती है आपने देखी होगी, बीच में आती है 0, इधर आते हैं -1, -2, -3 और चलता रहता है। इधर आते हैं 1, फिर आता है 2 और 3 और चलता रहता है। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम क्या है, √2 को दिखाना है। किसको दिखाना है? √2 को दिखाना है। आप समझने की कोशिश ये करना कि इसको √2 पे दिखाएंगे कैसे इसमें, क्योंकि इसमें रूट वाली संख्या तो कहीं आ नहीं रही, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय को समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? जब समकोण बनता है। क्या होता है? समकोण बनता है तो वहां पे लगती है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे इसको अपन ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी। तो इसको आधार मानेंगे, आधार, और इसको मानेंगे क्या, कर्ण, और इसको मान लेंगे लंब। बाई चांस लंब मान लो, लेकिन लंब मानने की भी एक अलग परिभाषा होती है, उसकी जरूरत अपन को है नहीं। लंब मान लो और इसको मानेंगे कर्ण। क्या मानेंगे? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है। मतलब ये है कि इन दोनों के स्क्वायर का योग जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। कैसे लगाते हैं इसको? ऐसे लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। मतलब आधार और लंब का जो स्क्वायर है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। तो अब एक बात समझने की कोशिश करना कि √2 जो है वो क्या आएगा, वो किसके पास आएगा, वो किसके पास आएगा, मतलब ये 2 से तो छोटा ही आना तय है, मतलब ये 1 से छोटा आएगा। ये आएगा 0 से 1 के बीच में। जैसे यहाँ पे अच्छा गैप दे देता हूँ मैं, 1 को यहाँ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और इसको मान लेते हैं। तो ये 1 और 0 के बीच में आएगा। तो एक बीच में कितनी जगह है? 1 सेंटीमीटर की जगह है, 1 इंच की जगह है। अब 1 इंच के ऊपर ले लेंगे जगह, किसके ऊपर? 1 के ऊपर। यहाँ पे ले लेंगे 1 जगह, ये भी 1 की हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिलाएंगे। आपको क्या करना है, ये बड़ी स्किल से बड़ा नाप के बनाना है, बड़ी आराम से, ठीक है ना। मैं तो बाई चांस बना दे रहा हूँ ऐसा ही, आपको बड़े आराम से बनाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों, अब जब इन दोनों में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, इसको लंब मान लोगे, इसको आधार मान लोगे, तो आपको मिलेगा √2। क्या मिलेगा? √2, ठीक है, √2 मिल जाएगा। अब ये √2 मिल गया ना आपको, अब लोगे आप प्रकार। क्या लोगे? प्रकार। और प्रकार रखोगे यहाँ पे। प्रकार यहाँ पे रखने के बाद जब आप यहाँ से कट लगाओगे, क्या लगाओगे? कट। जब आप यहाँ से कट लगाओगे तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ऐसा मान लेते हैं, गैप दे देते हैं थोड़ा। तो 1 और 2 के बीच में ये कट कहीं लगेगा, 1 और 2 के बीच में कट लगेगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कट लगेगा, तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा अपन को, उसको मान देते हैं अपन P। ये P है, वहीं पे इस √2 की जगह होगी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे बड़ा डिजाइनदार बना देना, ठीक है। यही आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको इसको दर्शा के आना है, समझ गए आप। इसी तरह से आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 4 करना है। उदाहरण नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, इसको कर लिया, इसके बाद एक लाइन और इधर खींचनी है, ठीक है ना। 1 इंच की, उसको लिख देना 3 सेंटीमीटर, उसको मिला देना यहाँ पे। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा, जो वाला त्रिभुज बनेगा, उस पर बनेगा √3, और उसके पास से कर देना यहाँ पे कट, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा √3 का। फिर अपन चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर तो अपने 4 खत्म हो गए। अपन चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के ऊपर, 1.2 के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, जैसे हमको पहला ही क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कारण के साथ उत्तर देना है अपन को। बोल रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब मुझे एक बात बताइए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती? अपरिमेय भी और परिमेय भी दोनों किसके अंदर आती हैं? वास्तविक के अंदर आती हैं। तो वो क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। अपन से दूसरे में बोल रहे हैं वो कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है,
जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि रूट के अंदर से तो माइनस वाली संख्या भी निकलती हैं। माइनस वाली संख्या मतलब कि जैसे अपन निकालते हैं कोई संख्या तो रूट के अंदर से प्लस माइनस में निकलती हैं, मतलब माइनस में भी निकलती हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या अपने पास माइनस में थी क्या? प्राकृतिक की संख्या के टाइम पे तो अपने पास जीरो भी नहीं था, माइनस वाली संख्या कैसे आ गई? वो तो पूर्णांक में आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर अपन बोलेंगे तीसरा वाला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। समझने की कोशिश करना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो अपन ने वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी पढ़ा था और अपरिमेय भी पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अपरिमेय वाला भी सत्य है और परिमेय वाला भी क्या है? सत्य है। यानी कि पहला और तीसरा वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें और कोई क्वेश्चन दमदार है नहीं, बाकी का आप कर भी लेंगे। फिर दिया है तीसरा क्वेश्चन, रूट 5 को दिखाना है। रूट 5 को दिखाने के लिए इसकी मदद से आप क्या करेंगे? सेम जो 2 का निकाला है अपन ने उसी की तरह आपको रूट 4 का निकालना है, और रूट 4 के बाद जो अपन ने 3 का निकाला था ऐसे रूट 5 का निकालना है। ठीक है ना। तो ये आराम से हो जाएगा, नहीं हो तो कमेंट करना, मैं इसका अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो में थम्स अप कर देना दोस्त। ठीक है ना। अब चल रहे हैं अपन उदाहरण नंबर 5 के ऊपर। किसके ऊपर? उदाहरण नंबर 5। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया है उसको देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सरल और बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहली संख्या अपन को दी है 10/3, इनका दशमलव प्रसार समझ रहे हो? जो मैंने आपको करके दिखाया था दशमलव प्रसार, वो निकालना है। और आगे कुछ बोला है क्या? नहीं निकाल, बस इतना ही करना है। फिर संख्या दी है 7/8 और फिर अगली संख्या अपन को दी है 1/7। इनके दशमलव प्रसार आपको निकालने। क्या करना है? दशमलव प्रसार आपको निकालने। जैसे 10 का मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। 3 का भाग 10 में देंगे आप, कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी कि 3×9। फिर 1 बच गया, 1 में 3 का भाग नहीं जाता यानी कि दशमलव, ये तो 10 हो गया। 0 के बाद 3×9। अब ये 1/3 वाला बन गया। 3×9 ऐसा चलता रहेगा। तीतिया 3×3=9, 3×3=9, 3×3=9 चलता रहेगा ये। तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। ये कैसा हो गया? अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है, इसका बताना नहीं है कुछ, बस लिख के देना, छोड़ना है आपको। ऐसे ही आप इसको कर लेंगे, ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। इन दोनों को आप कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन आगे। अपन आ गए उदाहरण नंबर 6 के ऊपर। किसके ऊपर? 6। उन्होंने बोला है कि दिखाइए 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में इस संख्या को p/q के रूप में भी व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं भाई साहब। उदाहरण नंबर 6 क्या है? उदाहरण नंबर 6, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक संख्या दी अपन को 3.14, फिर दिया है 26, फिर दिया है 78। ये संख्या अपन को दी है और इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। p/q के फॉर्म में लिखना है। तो एक बात बताना मुझे कि संख्या के नीचे तो 1 हमेशा रहता ही है, और दशमलव लटा के हम क्या कर देते हैं? 0 बढ़ा देते हैं। तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका आंसर। p/q के फॉर्म में लिखी हो गई। ये p है, ये q है, और q ≠ 0, यानी कि इतनी बड़ी संख्या भाई 0 के बराबर थोड़ी है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? p/q के फॉर्म में हो गई। इसी को अपन ने आंसर बोल दिया। अब चलते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 बड़ा अच्छा सवाल है। अभी तक हमने जो किए वो सिर्फ लैंग्वेज ही सवाल थे, समझने वाले सवाल थे। करने वाला सवाल अपने पास अब आया है। उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है ना। उन्होंने अपन से क्या बोला है कि दिखाइए 0.333 ऐसा चलता जा रहा है को p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो ≠ 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अपन को एक संख्या उन्होंने दी है। क्या दी है? 0.333। ये हमेशा चलती जा रही है। तो उन्होंने इसको कैसे लिख दिया? 0.3 बार। इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बार बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तब भी इसको बार ही लिखेंगे। बुक में आपके कुछ भी दिया हो, आप क्या करेंगे? इसको बार बोलेंगे। इस बार का मतलब ये होता है जिस संख्या पर ये बार है, इसका मतलब ये कि वो संख्या रिपीट हो रही है और रिपीट होते हुए जा रही है, कहीं तक खत्म नहीं हो रही। ऐसी संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है।
जैसे 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक काम करेंगे, बढ़िया आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में सबसे पहले हम क्या करते हैं वो कर लेंगे, यानी कि इस संख्या को x के बराबर मानेंगे, 0.333, इसको मानेंगे हम x के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे, क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखना, अब वो स्थिति आ गई अपने पास कि जहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। भाई ये मक्की बहुत परेशान करती है यार मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ मैं 10 से गुणा कर दूं, लिख देते हैं दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, 10 से कर देंगे इंटू। तो इस तरफ x से इंटू कर दूं, यानी कि मतलब कि 10 से इंटू कर दूं x में, तो यहाँ मिलेगा अपन को 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे मिलेगा 0.333 चलता रहेगा, और इसमें गुणित कर देंगे अपन कितना, 10, क्योंकि उधर तो बीच में आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें 10 का गुणा करेंगे x में, तो अपन को यहाँ से मिल जाएगा 10x। पर यहाँ पे क्या होगा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी भी 0 का दशमलव वाली संख्या में गुणा करते हैं, जैसे मान के चलो अपन ने 0.3 में 10 का गुणा किया, ये रिपीटिंग नहीं है, सिर्फ 3 है, तो अगर इसमें मैं 10 का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। और नीचे जो 10 था, दशमलव हटा के मैंने 10 लिखा था, उससे कट जाएगी ये वाली 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। मतलब कि अगर दशमलव के साथ उस तरफ कोई संख्या है, उसमें एक 0 का गुणा करते हैं तो एक अंक दशमलव के इस तरफ आ जाता है। ठीक है ना, किसी को भी मान के चलो ये कोई कुआं है या कोई जेल है, तो उससे बाहर निकालने के लिए हमको एक 0 की जरूरत पड़ती है। एक अंक को बाहर निकालना है तो एक 0, 2 अंक को बाहर निकालना है तो 2 0। ठीक है, तो अपन को एक अंक बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मिलेगा अपन को 3 दशमलव। अब 3 दशमलव के बाद बाकी की तो चलते रहेंगे ना, एक निकल गया भाई, ये वाला अकेला आ गया इधर, क्योंकि इसका हाथ पकड़ के 10 ने इसको खींच दिया। अब इनको तो नहीं खींचा ना, तो ये तो चलते रहे, तो इनको लिख देंगे 3.3 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इस वाली संख्या को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कैसे लिख सकता हूँ कि 3 यहाँ पे लिख दूँ और पास में क्या कर दूँ, मैं प्लस लगा दूँ, प्लस लगा के यहाँ पे लिख दूँ 0.333 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जोड़ोगे तो ये 3 दशमलव के इस तरफ जुड़ाएगा, तो वैसे का वैसा प्राप्त हो जाएगा अपन को, ऐसे का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो मैं इस वाली संख्या को ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3, फिर प्लस लगाया और यहाँ पे लिख दिया 0.333, ये चलता जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाली संख्या किसके बराबर ली है अपन ने, x के बराबर ली थी। किसके बराबर ली थी, x के बराबर ली थी। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 + x, और यहाँ पे हमारे साथ चल रहा था 10x। क्या चल रहा था, 10x। अब क्या करेंगे, इसको प्लस में है, इस वाले को इस तरफ लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको लगाएंगे यहाँ पे 10x - x बराबर 3, और 10 में से x गया तो कितना बचा, 9 बराबर 9x बराबर 3। और 9x 3 का मतलब क्या होता है, x बराबर 3। ये गुणा में था तो किस में चला जाएगा, भाग में, और 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 तो 9। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। और ये आ गया p/q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, क्या नहीं आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, यही अपन को इसमें निकालना था। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप कर लेंगे, और बाकी की जैसे जो भी एग्जाम्पल है उनको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, 8, तो इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं करना, 2 का तिगड़म लगाना है। एक अपन को पहले से इस तरफ दिया है तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब एक अंक निकालना होता है तो हमको क्या करता है, 10 से 2 अंक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद आप कर लेंगे, कौन सा वाला कर लेंगे, 9th वाला। 9th वाले में भी कुछ नहीं है, 9th वाला मैं आपको करवा देता हूं। देखो इसको नोट कर लो, उदाहरण नंबर 9 को, सॉरी उदाहरण नंबर 9 को अपन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने अपन से बोला है कि एक संख्या दी है अपन को 0.2, उसके साथ दिया है 3
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 और इसको बराबर में करके दिया उन्होंने 0.2 और 3 और 5 के ऊपर बार। अब इस बार से क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे समझ में आ रहा है कि 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 एक ही बार आया है, बाकी 35 बार बार आ रहा है, 3 5 बार बार रिपीट होते चल रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं क्या बोला उन्होंने अपन से बोला है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। आराम से व्यक्त कर देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, शुरू करें, इसको भी सॉल्व कर देंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्या करना है, इसमें 2 अंक हैं। पहले तो इस वाली संख्या को x के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? x के बराबर, यानी कि इस बार वाली संख्या को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 0.235 के ऊपर बार, बाकी इस वाली संख्या को यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 5 चल रहा है। ये संख्या हमने ले ली x के बराबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को क्या लेना है? 2 अंक पे तिगड़म लगाना है ना। कितने अंक पे तिगड़म लगाना है? 2 अंक पे तिगड़म लगाना है, इसलिए हम करेंगे 100 से गुणा। 100 से इस तरफ गुणा कर देंगे और 100 से कर देंगे इस तरफ गुणा, गुणित 0.235 3 5 ऐसा चलता रहेगा। अब मुझे एक बार बताओ कि ये तो ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ होगा? 100 से गुणा किया मतलब 2 अंक दशमलव के इस तरफ लिया है। कौन कौन से अंक आए होंगे? 2 3 दशमलव, फिर वही शुरू हो गया होगा क्या? 5 3 2, सॉरी 2 नहीं है, 5 3, फिर 3 5 3 5, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर सकते हैं क्या अपन, इस वाली संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखना जरा कि 2 3 दशमलव 5 की बजाय मैं लिख देता हूं यहां पे 3। क्या लिख दूं? 3 लिख दूं और लगा दूं प्लस का निशान, और यहां से 2 मैंने 3 यहाँ दे दिया, मतलब कि 2 बचेगा। 2 फिर 3, सॉरी थोड़ा दशमलव लगाना भूल गया, 0 दशमलव क्या लिख दूं मैं? 2, फिर क्या लिख देता हूं? 3 5 3 5 3 5, ऐसा चलता रहेगा। समझ गए? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं, ये बता देना। इस वाले को ऐसा आराम से लिख सकता हूं मैं, क्योंकि जब इसको आप इसमें जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस वाली संख्या को मैं यहां पे लिख देता हूं। कैसे लिखूंगा कि 2 3 दशमलव कितना? 3, फिर प्लस का निशान 2, फिर आया 3 5 3 5 3 5, ऐसा चलता रहेगा। यहां पे दशमलव में 0। ठीक है, बात समझ में आ गई तो हाँ बोल देना दोस्त। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहां पे अपने साथ चल रहा है 100x। अब एक बात बताओ मुझे कि ये पूरी संख्या x के बराबर है कि नहीं? ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर है, यानी कि इस पूरी संख्या के स्थान पे मैं x रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। 100x बराबर ये लिख देंगे 23.3 प्लस x। ये पूरी x के बराबर ली थी अपन ने, तो x रख दिया, बराबर के बराबर, क्या दिक्कत है? अब समझो कि इस x को मैं इस तरफ ले आऊं तो यहां बचेगा कितना? 99x। यहां बचेगा 2 3.3। अब ये यहां पे गुणा में है तो इसमें चला जाएगा भाग में, तो यहां बचेगा x बराबर 2 3 बटे, यहां दशमलव लगा हुआ है 99। अब एक काम और कर सकते हैं आप, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। ये क्या हो गया? p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये अपना हो गया आंसर, यानी कि 233/990 ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसको आप नोट करेंगे, हम चलेंगे आगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम पहुंचने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के ऊपर। क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 1.3 के ऊपर पहुंच गए। मतलब अपन ने एग्जाम्पल कर लिए बहुत सारे, और 1.1 और 1.2 प्रश्नावली भी खत्म कर दी। अब आ गए हम 1.3 के ऊपर। अब 1.3 में पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये अपन को बताना है। इसमें से सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो मुझे लग रहा है तीसरा वाला। कौन सा लग रहा है? पहले वाले क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर देखने वाले हैं हम 3। कौन सा देखने वाले हैं? 3, जो दिया है 4 1/8। इस वाले को देखते हैं। कुछ नहीं है, क्या करना है इसका, आपको दशमलव प्रसार निकालना है और किस प्रकार का है ये बताना है, मतलब कि शांत है या अशांत आवृत्ति है ये अपन को दिखाना है। सबसे पहले इसको नॉर्मल भिन्न बनाएंगे। नॉर्मल भिन्न बनाने के लिए क्या करना होता है, इस 8 का करते हैं इस वाले 4 में गुणा, इस 8 का करते हैं इस 4 वाले में गुणा और इसको जोड़ देते हैं। यानी देखो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे गुणा और यहाँ करेंगे प्लस। जैसे कि 8 चौके 32 और 32 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 33, तो यह आ गया 33/8। ठीक है ना, ये आ गई नॉर्मल भिन्न। अब इसका निकालना है दशमलव प्रसार, तो 8 का भाग देंगे 33 के ऊपर, तो आपको मिलेगा 8 चौके 32, बचा कितना 1। अब 8 का भाग 1 में नहीं जा रहा, यानी कि दशमलव लगा दिया मैंने, फिर 8 एकम 8, फिर बच गया 2। अब 2 में भी नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, यानी कि 20 हो गया। फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर बच गया 4, 4 में जाएगा नहीं जा रहा, मतलब कि 0 बढ़ जाएगी, यानी कि 40, 8 पन 40, ये खत्म हो गया। ये इससे आगे कहीं नहीं जाएगा, यानी कि 8 का जब हम 33 में भाग देंगे तो मिलेगा 4.125। कैसे दिया था भाग उसको अच्छे से देख लेंगे आप। 33 में भाग दिया 8 का, 8 का भाग 33 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी कि 32, मिलेगा 1। अब आप क्या करेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए, कितना बचा, कितना बचा 2 बचा। 2 में फिर भाग नहीं जा रहा, दशमलव है इसलिए 0 बढ़ जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 में फिर भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 0 बढ़ जाएगी। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 8 पन 40। समझ गए आप, समझ गए ना। तो इसी में ये हो जाएगा कैसा, इतना संख्या आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है क्या, संख्या बार बार रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो ये क्या हो गई अपनी, ये हो क्या है शांत टर्मिनेटिंग संख्या हो गई, यानी कि शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव, शांत। इसको शांति बहुत पसंद है इसलिए ये है शांत। अब देखते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कौन सा 5वां वाला देख सकते हैं। 5वां वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2/11 दिया है, 2/11 यानी कि 2 में 11 का भाग देना है। 2 लेंगे उसमें 11 का भाग देंगे, 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो 11 एकम 11, बचेगा कितना 9। अब फिर भाग नहीं जा रहा तो 0 बढ़ जाएगी, यानी 11 8 88, यहाँ बच जाएगा 2। अब 11 का भाग फिर नहीं जा रहा, फिर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, 11 एकम 11, फिर बचेगा 9। ओ भाई फिर कितना बचेगा 88, 90 आ गया था, फिर 88 चलेगा, फिर 1, फिर ये चलता रहेगा। क्या हो गया, चलता रहेगा, यानी कि मिलेगा अपन को 0.1818। इसको बोलेंगे अशांत, क्या बोलेंगे अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बल्कि चलता जा रहा है। क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, यानी कि इसको बोल देंगे अशांत आवृत्ति। क्या बोल देंगे, अशांत आवृत्ति। तो इस वाले को करेंगे आप नोट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देखने वाले हैं 1.3 का। कौन सा वाला टॉपिक, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कौन सा देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। काफी अच्छा प्रश्न है। कुछ नहीं करना, अभी हमको उन वाली संख्याओं को वैसे पलटना था और उन वाली संख्याओं को अब ऐसे कर देंगे। जैसे हमको एक संख्या दी है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरे का पहला दिया है, तीसरे का पहला, और उन्होंने अपन से पूछा है 0.6, इसके ऊपर है बार। इसको अब क्या करना है, P/Q के फॉर्म में करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं एग्जाम्पल में, तो आप वहां से देख के कर सकते हैं, या फिर मैं कर देता हूं आपको। क्या करना है आपको, टर्मिनेट हो रहा नहीं, मतलब बार है, मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि 6 6 6 6 जा रहा होगा, तो इसको मान लेंगे अपन x के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे, इसको यहां लिख देता हूं, इसको मानेंगे अपन x के बराबर। किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे अपन
10 से गुणा, एक पे बार है ना तो 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ 10x आ जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 6.66666 चलता रहेगा, ठीक है ना। और इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 10x बराबर 6, उसके बाद लिख देंगे प्लस, फिर क्या लिख देंगे 0.66666 चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू के बराबर है। किसकी बराबर है, x की वैल्यू के बराबर है, तो लिख देंगे 6 + x, यहाँ लिख देंगे 10x। अब क्या करना पड़ेगा, इसको लेके आएंगे इस तरफ, सॉरी गलत लगा दिया, लिखेंगे कहाँ, इसको लिख देंगे इस तरफ, तो यहाँ पे बचेगा अपना कितना 9x बराबर 6 और x बराबर मिलेगा 6/9, इसको लिख देंगे इस रूप में। अब क्या करेंगे अपन, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 मिलेगा और तितुर के 9 मिलेगा, यानी कि ये संख्या ही आ गई x की वैल्यू, इसको बदल दिया अपन ने p/q के फॉर्म में, ये अपना आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन के आप सारे कर लेंगे। इसी टाइप से इस पूरी प्रश्नावली में क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा कि भाई का आपसे वादा है। अगर आप तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं आया समझ में तो इस वीडियो को फिर से देखेंगे। क्या करना है आपको कि इस वीडियो को एक बार देखना है, फिर आपको अपने चैप्टर्स में क्वेश्चन लगाने हैं, अपनी बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, फिर क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से क्वेश्चन लगाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अपन चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन चलेंगे अब उदाहरण नंबर 12 पे। अब यहाँ से आपके सही क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तक बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, अब यहाँ से आने वाले हैं दिमाग वाले क्वेश्चन, तो आप उनको करेंगे। जैसे हमको एक उदाहरण नंबर 12 दिया है और उन्होंने बोला है कि जांच कीजिए 7√5, 7/√5 और √2 + 21 और π-2 ये अपरिमेय संख्या हैं, ये अपन को सिद्ध करना है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, तो पहली बात तो शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे तो आपको अगर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं मिल जाएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्या नहीं कर सकते, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्या वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो वाली संख्याएं अपरिमेय होंगी। क्या होती हैं, क्योंकि इनका जो दशमलव आता है, दशमलव प्रसार आता है, वो क्या होता है, अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अनावर्ती। और अपन ने एक यहाँ पे ग्राफ बना के देखा था कि वास्तविक संख्या के अंदर दो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय में कैसा वाला दशमलव आ रहा था, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा था बाकी निकलता जा रहा था, वो वाली संख्याएं अगर आएंगी तो क्या कर देंगे अपन रूट के अंदर, वो कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे हमको पहली संख्या उन्होंने दी है, उन्होंने बोला है कि 7√5। अब ये वाली संख्या कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये मुझे बताओ कि इन्होंने √5 साथ में दिया है, क्या दिया है, √5 साथ में दिया है, तो अपन लिख देंगे इसको 7 × 2। देखो 5 का जब रूट निकालोगे आप तो ये मिलेगा 2, 3, 5, 6 ऐसा चलता रहेगा, लगभग इससे मिलता जुलता ही आएगा, क्योंकि मैं निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, कम है अपने पास, टाइम बहुत कम है, इसलिए अपन इसमें निकालने की भी कोशिश नहीं करेंगे। यानी कि ये कैसा आ रहा है, अनावर्ती दशमलव प्रसार आ रहा है, आवर्ती नहीं अनावर्ती, मतलब बे मतलब क्या आ रहा है, अनावर्ती आ रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है बल्कि आंख चेंज हो के आ रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, अनावर्ती बोलेंगे। तो ठीक है ना, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, ये परिमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे, जैसे आपको दिया है √7/5, तो जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसमें ऊपर क्या मिलेगा आपको, रूट का 5 मिल जाएगा, इसलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगी। पाई है तो ये अपरिमेय हो गई, √2 है तो ये वाली भी कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई। यानी कि ये सारी संख्याएं कैसी हैं आपकी, अपरिमेय हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की। अब उन्होंने बोला है, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात कर लेते हैं, जो कि 13 है ना कि मेरा, तो इसको समझेंगे। इन्होंने बोला है अपन को दो संख्या दी हैं, क्या दी है, 2√2 + 5√3 और एक और संख्या है इसके साथ दी उन्होंने, 2√2 - 3√3, 3√3 को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको कैसे लिखेंगे अपन, 2√2 + 5√3 + 2 रूट के अंदर फिर -3√3। अब जो संख्या जोड़ रही है उसको जोड़ देंगे, जो संख्या नहीं जोड़ेगी उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे ये वाली संख्या प्लस की है,
ये वाली संख्या प्लस की है, ये वाली संख्या प्लस की है, पर ये वाली संख्या किसकी है, माइनस की है। पर इसमें √3 है, इसमें √3 है, ये दोनों एक जैसी हैं, और इसमें √2 है, इसमें √2, यानी कि ये वाली संख्या एक जैसी है। तो इनको जोड़ देंगे, √2 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया, 3√2। कितना हो गया, 3√2। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे कितने √2 हैं, एक √2 प्लस एक √2, और अगर इसमें मैं एक और जोड़ दूँ √2, तो ये 1 2 3 हो गए कि नहीं, ये 3 हो गए। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे कितने हैं, 5 रूट के अंदर 3 है और -3 रूट के अंदर 3 है, तो क्या बचेगा अपन को, प्लस के अंदर 2 √3 मिलेगा। ये आपने जोड़ दिया, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं भाई साहब, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14 को। किसको देखने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। जैसे हमको दिया है उन्होंने 6 रूट के अंदर 5 और क्या दिया उन्होंने, 2 रूट के अंदर 5, 2 रूट के अंदर 5 का गुणा करना है। क्या करना है, इनका गुणा करना है। कुछ है नहीं भाई साहब, क्या लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, रूट के अंदर 5 लिखेंगे, गुणित क्या कर देंगे, 2 रूट के अंदर 5। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का भी गुणा हो रहा है, इन दोनों का भी गुणा हो रहा है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे आप, कि 6 गुणित √5 गुणित 2 रूट के अंदर 5। अब एक बात समझो कि इन दोनों का गुणा कर लूं तो आ गया 12, इन दोनों का गुणा करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा कि 5 और 5, यानी रूट के अंदर इन दोनों का गुणा होगा, और 5 और 5, और पांचों की बन गई जोड़ी, 5 और 5 की क्या बन गई, जोड़ी। जिसकी बन जाती है जोड़ी उसके हो जाते आनंद। क्या हो जाते हैं भाई साहब, आनंद हो जाते हैं, मजे हो जाते हैं। तो आप उनको कर लेंगे भार, इसकी जोड़ी बन जाती है, वो हो जाता है भार। क्या हो जाता है, भार हो जाता है, उसका भार उतर जाता है जीवन से, इसलिए वो क्या निकल जाता है, भार। ठीक है, आनंदमय हो जाता है उसका जीवन। ठीक है, जिसकी भी जोड़ी बन जाती है। तो यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 5 और 5 का इंटू होगा, √5 और √5 का इंटू होगा, क्या मिलेगा अपन को, 5 मिलेगा। तो इंटू में लिख देंगे अपन यहाँ 5, और 12 पर हो जाएगा 60। ये 60 आपका आंसर है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, क्या है ये आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल कुछ और आ रहा है क्या। एग्जाम्पल नंबर 15 को देखेंगे, इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15, देखो एग्जाम्पल 15 में क्या दिया है इन्होंने, इसमें बोल रहे हैं भाग करने को। अपन ने इसका प्लस कर लिया, अपन ने इसका गुणा कर लिया, अब अपन इसका क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। संख्या अपन को क्या दी है, संख्या दी है 8 रूट के अंदर 15, और इसमें भाग किसका देना है, 2 रूट के अंदर 3, इसका भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, इसका भाग देना है। अब एक बात बताओ, सॉरी ये 5 नहीं है, क्या है, 15 है। रूट के अंदर 15 और रूट के अंदर 3 नीचे है, इन दोनों में क्या करना है, भाग करना है। तो मैंने इनको भाग की पोजीशन में लिख दिया। अब इसका भाग इसमें देने से पहले मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा ऐसे कि 8 रूट के अंदर लिख दूंगा मैं 3 गुणित 5, 3 5 15 होते हैं कि नहीं होते। और इनको अपन आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं अपन ऐसे। कैसे लिख सकते हैं, 8 फिर रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 5, यहाँ गुणित का निशान भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं क्लास में अगर आपने क्या पढ़ा है, घातांक एवं करनी, जो आपने अगर चैप्टर पढ़ा रखा है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ रखा है अपन ने, तो आपको पता होगा ये अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे 2 रूट के अंदर 3। अब इसका भाग में इसमें दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहां बचेगा 4, नीचे कुछ नहीं बचेगा। अपना आंसर आ जाएगा 4 रूट के अंदर 5। ये अपना आ गया आंसर। ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो नोट कर लो। अपन चलते हैं इसकी प्रश्नावली के ऊपर। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 तक अच्छे से हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 16 अपन को करना है। क्या करना है अपन को, एग्जाम्पल नंबर 16 करना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 16 को समझेंगे। क्या दिया इन्होंने अपन में, इन्होंने दिया है अपन को 4 सवाल इसके अंदर दिए हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है ना, 4 व्यंजक दिए हैं, इनमें से कोई सा भी आप बोलेंगे वो कर देते हैं अपन। देखो इसमें मैं कर देता हूँ तीसरा वाला। कौन सा कर देते हैं, तीसरा वाला, जो अपन को दिया है रूट के अंदर 3
प्लस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल। तो कुछ नहीं करना आपको, ये स्क्वायर है इसको 2 बार लिख लेंगे। रूट के अंदर 3 प्लस 7 और यहाँ पे लिख देंगे आप रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 7। ठीक है ना। अब इनका बीच में से कोष्टक हटेगा तो क्या होगा? गुणा होगा। तो पहले एक बार इसका गुणा कर लो इन दोनों में, फिर एक बार इस दोनों का कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहले रूट 3 का करेंगे, रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? 3 मिलेगा। फिर रूट 3 का प्लस 7 में करेंगे रूट के, तो ये मिल जाएगा रूट के अंदर 3 × 7। ठीक है। फिर इसका करेंगे इसमें तो ये मिलेगा फिर से अपन को क्या? रूट के अंदर 7 × 3। फिर इसका करेंगे इसमें। जब सेम एक जैसी संख्या के रूट के अंदर होती हैं तो क्या होता है? एक संख्या बाहर आ जाती है क्योंकि उनकी जोड़ी बन जाती है। ठीक है। फिर करते हैं अपन किसका? इसका करते हैं 3 प्लस 3 7 21 रूट के अंदर, फिर करेंगे यहाँ पे 21 और फिर करेंगे अपन क्या? 7। अब देख लो, इनको जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपका 7 और 3 10। क्या हो गया? 10। और इनको करेंगे तो अब मेरे को मिलेगा 1 और 1 2, रूट के अंदर 21। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखने वाले हैं अपन इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है? हर का परिमेयकरण करने को बोल रहे हैं। किसी भी संख्या का हर का परिमेयकरण मतलब होता है नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा। क्या होता है? नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा। तो 17 आप कर लेंगे क्योंकि इससे बड़े वाले मतलब कि 18 वाला है, उससे बड़ा है फिर 19 वाला और उससे बड़ा है 20 वाला। अगर मैं आपको 20 वाला करवा देता हूँ तो आप इन तीनों को कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर लेते हैं 20 वाला, एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 20 कर लेते हैं अपन। 20 क्या दिया है अपन को? अपन को दिया है उन्होंने 1 फिर 7 प्लस 3 रूट के अंदर 2 का हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो हर के परिमेयकरण में कुछ नहीं होता, नीचे मतलब हर ये होता है अंश, ये होता है हर। तो हर का अपन को ऊपर नीचे गुणा करना होता है। अगर यहाँ पे बीच में उन्होंने कोई निशान दिया है यानी कि प्लस का दिया है तो माइनस का कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। और अगर कोई निशान नहीं दिया मतलब जैसे कि रूट 2 अपन से पूछा था तो रूट 2 में क्या था? कोई निशान नहीं था, तो अकेली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या करना है अपन को? इसमें करना पड़ेगा ऊपर नीचे गुणा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 माइनस प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस आ जाएगा और फिर रूट 2, फिर नीचे भी आएगा 7 माइनस, यानी कि निशान चेंज होता है ये। ठीक है। क्या हो जाता है? निशान चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? पूरी ऐसी की ऐसी संख्या आ जाएगी अपने पास 7 माइनस 3 रूट के 2। ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये मिलेगा, देखो कैसे, जैसे इस 7 का गुणा पहले 7 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। फिर इस 7 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो मिलेगा माइनस 7 या 21 और रूट के अंदर 2। बाहर वाली संख्या से गुणा हो गया, अंदर वाली वैसी की वैसी रही। ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? ये प्लस की है, ये माइनस की थी इसलिए माइनस आया है। 7 या 21 क्या आ गया? 21 रूट के अंदर 2। ठीक है। फिर इनका करेंगे इसमें तो कैसे होगा? 3 का 3 से हो जाएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। 3 का 3 से हो जाएगा यानी कि 9 और 2 का 2 में होगा तो 2 आएगा बाहर। ठीक है। 4 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। फिर अपने पास क्या? ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। अपने पास क्या बच गया? 7 माइनस 3 रूट के अंदर 2, यहाँ बच गया 49, यहाँ बचेगा माइनस और 9 दूनी 18। ठीक है ना। बस इन दोनों को घटा के लिख दो, आपका आंसर आ गया 7 माइनस 3 रूट के अंदर 2। जब इसमें से 8 घटाएंगे 9 में से तो 1 बचेगा और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको? 1 घटाना है 4 में से तो 3 बचेगा। ठीक है ना। ये आपका आंसर 7 माइनस 3 रूट के अंदर 2 बटे में 31, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे आप। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 20 हो गया एग्जाम्पल नंबर। फिर अपन पहुंच गए थे 1 अब उन्होंने क्या बोला है अपन से? 1.5 प्रश्नावली में आ गए अपन और क्वेश्चन नंबर पहला देखने वाले हैं। कौन सा देखने वाले हैं? प्रश्न नंबर 1।
तो प्रश्न नंबर 1 में उन्होंने पहली वाली अपन को पहला वाला प्रश्न दिया है 2 माइनस रूट के अंदर 5, पहले का पहला ये दिया है 2 माइनस रूट के अंदर 5। अब एक बात बताओ कि इसमें रूट 5 आ रहा है, जहां भी रूट 5 दिखेगा वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगी। फिर दूसरी वाली देखने वाले हैं अपन। दूसरी वाले में उन्होंने क्या दिया है अपन को 3 प्लस रूट के अंदर 23 और साथ में दिया है -23। क्या दिया है, रूट के अंदर -23। अब इस वाली को सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, इस कोष्टक को हटाएंगे तो मिलेगा 3 प्लस रूट के अंदर 23, यहां मिलेगा माइनस रूट के अंदर 23। तो ये प्लस का है, ये माइनस का घट जाएगा, अकेला क्या बचेगा 3। तो ये वाली संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। ये क्या हो गई, परिमेय हो गई, ठीक है ना। तो दूसरी वाली परिमेय है। इसी तरीके से आप पूरी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको तीसरी वाली दी है, फिर चौथी दी है, फिर 5 भी दी है। 5 भी तो दिख रहा है पाई है, इसका मतलब ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। या फिर आप हर का परिमेयकरण करेंगे, जब भी रूट का 2 रूट मिलेगा आपको तो ये अपरिमेय हो जाएगी। फिर आपको करना है तीसरा, तो इसका हर का परिमेयकरण करके देख लेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना, व्यंजकों को सरल करना है। ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल किया है तो आप उनको करके देख लेना, आपस में गुणा होगा और कुछ नहीं होना, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन आपको करना है। 5वें के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इनमें करना है आपको हर का परिमेयकरण। क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर लें तो ये सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चल रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब अपने पास क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 21 दिया। 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा होगा घातांक एवं करनी, यानी क्यू एंड क्यू रूट, तो उस वाले टॉपिक से आपका ये पूरा रिलेट करता है। जैसे पहला ही वाला अपन को दिया है, एग्जाम्पल नंबर 21 का पहला वाला अपन को दिया है, उसको देखते हैं कि 2 दिया है और 2 के ऊपर दिया है 2 की घात 3 और फिर दिया है 2 और इसके ऊपर दिया है 3, ठीक है ना। इस वाले को कैसे कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं करना। अब इनका आधार क्या है, समान है और घातें अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आधार समान होता है तो आधार समान होता है और घातें अलग होती हैं और संख्या पूरी क्या से होती है, गुणा के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार क्या है 2, तो 2 को एक बार ले लेंगे, ये किस में है, गुणा में है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 2/3 प्लस 1/3। तो ये मिलेगा आपको 2, फिर यहाँ मिलेगा, इन दोनों का लेंगे अपन एलसीएम तो मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 2 प्लस 1, यानी यहाँ मिल जाएगा 2, यहाँ मिल जाएगा 2 और 1 3/3 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 की घात 1। इसका मतलब क्या हो गया 2। तो इसका पूरे का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से आप देख लेंगे, इसका दूसरा वाला देख लेंगे, दूसरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे वाले में भी। दूसरा देख लेंगे, तीसरा देख लेंगे, चौथा देख लेंगे। इसी तरह से आपको इसको 1.6 प्रश्नावली, 1.6 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो 1.6 प्रश्नावली का अपन पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, पहला वाला। पहला क्या दिया अपन को, पहले का पहला, ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक पहला है और पहले का कौन सा दिया अपन को, पहला दिया है। कैसा दिया है, 1/2 है, वो 64 की घात है। किसकी है, 64 की घात है। अब एक बात बताओ कि 64 के गुणनखंड करते हैं अपन, 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से काटते हैं तो कितना मिलता है, 2 3 6 2 4 यानी कि 32। फिर 32 को 2 से काटते हैं 16 मिलता है। फिर 2 से 16 को काटते हैं तो 8 मिलता है। फिर 2 से 8 को काटते हैं 4 मिलता है। 4 को 2 से काटते हैं 2 मिलता है। फिर 2 को 2 से काटते हैं 1 मिलता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 क्या मिल गया अपन को, ये 6 मिल गया। यानी कि 64 लिख दो या फिर 2 की घात 6 लिख दो, बात बराबर है। तो लिख सकता हूं मैं, यहाँ लिख दूंगा 2 की घात 6। गुणित में क्या दिया था अपन को, 1/2। इस वाले 2 से इस वाले 6 को काट सकते हैं क्योंकि ये भाग में है, यानी इसको लिख सकेंगे अपन 2, 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 है, 2 से काटेंगे 3, यानी कि 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो 2 × 4 4 2 8, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से इसके बाकी के 2 क्वेश्चन कर लेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कौन सा देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। कौन सा देखना है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का अपन देख लेते हैं पहला वाला, ठीक है। पहला वाला क्या दिया अपन को, 9 दिया है और उसकी घात है 3/2।
ठीक है, ये दिया है अपन को, तो कुछ नहीं करना, 3 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 के अभाज्य गुणन कैसे करते हैं, 9 के अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 9 के करेंगे, कैसे होगा, 3 से काटते हैं, 3 तो 9, 3 एकम 3, यानी कि इसको लिख दूंगा मैं 3 की घात 2 और इसके गुणित में था 3 की घात 2, तो इस वाले 2 से इस वाला 2 कट गया, अपने पास बता 3 की घात 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि 9 9 27, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं अपन, इसी तरह से 16 वाला कर लेंगे, 125 का कर लेंगे। 125 का मैं कर देता हूं आपको, ठीक है, 125 का मैं कर देता हूं। ये है आपका 125, इसकी घात दी अपन को 1/3। अब 125, सॉरी इसमें माइनस भी लगा है, इस वाले क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। देखो ये खिंच गई आपकी लक्ष्मण रेखा, ठीक है। अब देखना 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 125 की, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, यानी कि 5 25, 25 पंचे 125। तो ये मिल गया आपको क्या कि 5 की घात 3, और गुणा में क्या है आपकी घात, ये है माइनस के 1/3, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा 3, आपके पास बचेगा 5 माइनस की घात 1, ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसको प्लस में करना है तो क्या करोगे आप, प्लस में करना ना इस घात को, तो पलट के लिख देंगे, क्या कर देंगे, पलट के लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब दिया अपन को क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने बोला है कि सरल कीजिए। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर कर चुके हैं अपन पहला, इससे पहले वाला मतलब कि 21 का पहला, वैसे का वैसा दिया है, तीसरे का पहला, ठीक है। फिर दूसरा दिया है और फिर दिया तीसरा थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, तीसरा मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक तीसरा है और उस तीसरे का भी कौन सा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये कर देते हैं अपन को दिया है 11 की घात 1/2, नीचे दिया है 11 और उसकी घात 1/4, ठीक है ना। अब ये दोनों कैसे हैं, भाग में है, कुछ नहीं करना, जब आधार समान हो और संख्याएं भाग में हो तो उनकी घातें क्या होती हैं, घटती हैं। जब आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, आपकी घट जाएंगी, यानी आप लिख देंगे 11 एक बार लिख लेंगे और 1/2 माइनस 1/4 कर लेंगे, ठीक है। फिर 11 लिखेंगे और यहाँ इनका लेंगे एलसीएम, तो आपको मिलेगा 4, 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करेंगे 1 में, यानी कि 2 मिलेगा। फिर माइनस 4 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा कर देंगे 1 में, यानी कि ये मिलेगा, आपको मिलेगा 11 की घात 3/4, क्योंकि ये यहाँ से माइनस हो गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये प्रश्नावली आपकी 1.6 थी, कौन सी थी, 1.6 प्रश्नावली खत्म, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन, पूरे अपन ने अध्याय 1 का पूरा रिवीजन कर लिया है और आपको होप है आपको सब चीज़ें समझ में भी आई होंगी, ठीक है, सारा समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का सारांश आपको दिया है, इस बुक में सारांश करके दिया है, यहाँ से आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ से मिल जाएगा आपको कि रूट के अंदर जब संख्याएं होती हैं तो उनको चेंज मैंने कैसे किया है, मैंने चेंज करते हुए आपको बताया है कि ऐसा होता क्यों है, फिर भी आपको देख लेना है। फिर आपको देख लेना है कि हर का परिमेयकरण करने से कैसा सूत्र लगता है। फिर सबसे पहले सबसे मेन अहम भूमिका है वो है इसमें सारांश वाले में 10वें नंबर पॉइंट की, उसमें दिया है जो 1.6 की प्रश्नावली में मैंने किया ना कि घातें ऐसी होने से ऐसा हो जाता है, गुणा होने से जुड़ती हैं, भाग होने से घटती हैं, तो ये सारी आपको 10वें नंबर के पॉइंट में दिए, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और उसके फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अपन करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर अध्याय 2 यानी कि बहुपद, इसका पूरा खात्मा, ठीक है ना। तो जब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता देना, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आपको कमेंट करके हमको बता देंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बटन दबा के बढ़िया से, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।